देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुंबई में हुई आफत की बारिश की। पिछले 48 घंटे से मुंबई में ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है मानो सब कुछ डुबो देने पर आमादा हो। इस बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कें समंदर बन गई हैं तो घरों के सामने ऐसा मंजर है जैसे वहां नदियां बह रही हैं। भारी बारिश ने दौड़ती मुंबई पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में जल प्रलय से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 टू बी मुंबई। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से 2005 जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं तो सड़कें और रेलवे स्टेशन भी पानी पानी है। सड़कों पर बोट चल रही है जिससे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई जगह तेज आंधी से पेड़ गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुंबई में बारिश का कहर जारी है। पानी के बीच फंसे लोगों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। कई इलाकों में पानी घरों में ऐसे बह रहा है जैसे कि वो नदी की तेज धार हो। पानी के तेज बहाव और ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन पर राहत और बचाव कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से चर्चगेट और मरीन लाइन स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर पर पेड़ गिरने से आग लग गई, जिसकी वजह से लोकल सेवा रोकनी पड़ी। वहीं एलिफेंस्टन इलाके में भी ट्रक के ऊपर तेज आंधी से पेड़ उखड़कर गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से मस्जिद और भाईखला स्टेशन के बीच 2 ट्रेनें ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से फंस गई। एनडीआरएफ ने ट्रेन में फंसे 150 यात्रियों का बोट के जरिए रेस्क्यू किया, जबकि अभी भी कई यात्री ट्रेन में ही फंसे हुए हैं। ट्रैक पर पानी भर जाने से चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल और मरीन लाइन्स की लोकल सेवा को रोक दिया गया है। तेज बारिश की वजह से बायकुला रेलवे स्टेशन के बाहर भारी जाम लग गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से वाहन रेंगते नजर आए, जिससे कई किलोमीटर तक सिर्फ वाहनों की कतार लग गई। इंजन में पानी भर जाने से कई वाहन बीच सड़क पर ही खड़े हो गए, जिन्हें धक्का देकर सड़क से हटाया गया। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये वीडियो जेजे अस्पताल का है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एंट्री गेट से लेकर हर वार्ड में घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में पिछले 48 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। क्राफोर्ड मार्केट इलाके में मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एक बड़े पेड़ के गिरने के कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। शहर के कई इलाके वेनिस की तरह नजर आ रहे हैं। सड़क और शहर में फर्क करना मुश्किल होने लगा है। मुंबई और आसपास के इलाकों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई में हो रही तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। तेज आंधी आने से सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से यातायात पर असर पड़ा है। फायर ब्रिगेड की टीम रास्ता साफ करने में जुटी है, जिससे यातायात बहाल किया जा सके। वहीं तेज आंधी में DY पाटिल स्टेडियम के ऊपर लगा टीन शेड भी उड़ गया। मुंबई में अगले 24 घंटे और भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में कल से ज्यादा तेज बारिश आज हो सकती है। सीएम उद्धव ठाकरे ने BMC को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। और सुशांत सिंह राजपूत केस की आज से CBI जांच शुरू होने जा रही है। बिहार पुलिस की टीम आज पटना वापस लौट रही है, लेकिन IPS विनय तिवारी अभी मुंबई में ही क्वारंटीन रहेंगे। सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड केस को लेकर क्यों भड़के सूरज पंचोली। सुशांत केस की पूरी अपडेट देखिए टॉप 9 के इस सेगमेंट। बिहार पुलिस की FIR को आधार बनाकर CBI ने अपनी पहली FIR दर्ज कर ली है। आज से CBI की मुंबई यूनिट जांच शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक CBI की टीम सबसे पहले उस फ्लैट पर जाएगी जहां से सुशांत सिंह राजपूत का शव बरामद हुआ था। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। सुशांत सिंह केस की जांच कर रही पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज बिहार वापस लौटेगी, लेकिन BMC की ओर से जबरन क्वारंटीन किए गए SP विनय तिवारी अभी मुंबई में ही रहेंगे। इस मामले पर बिहार के DGP ने ट्वीट कर कहा कि IPS को जबरन क्वारंटीन करना गलत है। BMC ने उन्हें मुक्त नहीं किया है, वो सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं करते। इस पर BMC ने भी सफाई दी, कहा कि वो अफसरों को रोकते नहीं हैं, वो IT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमारे अधिकारी के साथ ठीक नहीं किया गया। वो अपने गेस्ट हाउस से बाहर तक नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन पर मुकदमा न कर दें। अगर कभी मुंबई पुलिस हमारे राज्य आई तो हम उनके जैसा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई की DGP साहब को मैसेज तक किया था कि सर 3 दिन के लिए हमारा अधिकारी जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सुनवाई में पटना की सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई के बीएमसी द्वारा क्वारंटीन करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा ऐसी कार्रवाई से गलत संदेश जाता है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी बीएमसी ने अभी तक विनय तिवारी को नहीं छोड़ा है। वो सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं करते। पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुशांत के पिता के वकील ने कहा मुंबई पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा पटना पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। 1 सप्ताह बाद फिर मामले की सुनवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। इस बीच दिशा के पिता ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर बेटी को बदनाम करने की साजिश की शिकायत की है। पिता ने कहा कि उनकी बेटी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुई थी और न ही उसके साथ रेप हुआ था। दिशा सालियान की मौत के 2 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर में लगी चोट के साथ शरीर के दूसरों हिस्सों में लगी चोट बताई गई है। 9 जून को दिशा ने 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत पर सवाल उठने के बाद कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो दे सकता है। दिशा सालियान की मौत के मामले में अभिनेता सूरज पंचोली ने चुप्पी तोड़ी है। पंचोली ने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया में उनको लेकर चल रही खबरों पर कड़ी नाराजगी जताई है। पंचोली ने कहा दिशा से वो कभी नहीं मिले। जो फोटो मीडिया में दिखाई जा रही है वो उनकी दोस्त की है जो इंडिया में नहीं रहती। मेरा नाम घसीटकर मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अभिनेता शेखर सुमन ने खुशी जताते हुए इसे सुशांत की फैंस की पहली जीत बताया है। शेखर सुमन ने कहा रिया चक्रवर्ती ने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही उन्हें भोगने होंगे। झूठ का मुंह काला हुआ है। रिया जी मोहतरमा, जस करनी तस भोग उताता, नरक जात काहे पछताता। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगी वैसा आप भरेंगे। और एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा। इस बीच चीन ने कहा कि ये मिसाइल टेस्ट और भारत का चीन को मुंहतोड़ जवाब। और पाक पीएम इमरान खान ने माना हिंदुस्तान ले सकता है चीन से टक्कर। भारत चीन टकराव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि दुनिया भारत का लोहा मानती है। इमरान ने मुजफ्फराबाद में असेंबली को एड्रेस करते हुए कहा कि दुनिया मानती है कि भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है। इमरान ने ये भी कहा कि इस वक्त माहौल ऐसा है कि भारत आज की तारीख में कुछ भी करेगा तो दुनिया उस पर खामोश रहेगी। चीन ने फिर अमेरिका पर दबाव बनाने की खातिर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इनमें से एक छोटी दूरी की डोंगफेंग 16 और दूसरी मध्यम दूरी की डोंगफेंग 26 शामिल है। डोंगफेंग 26 से 2500 मील तक निशाना साधा जा सकता है। इससे अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीनी सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच हुई 5वें दौर की बातचीत पर चर्चा हुई। मीटिंग में चीन स्टडी ग्रुप के मेंबर के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया, जिसमें ये बात साफ हुई कि चीन पेंगोंग लेक और देप्सांग से पूरी तरह से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी लंबे वक्त तक मोर्चा संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। लद्दाख में इस वक्त करीब 35,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। पेंगोंग लेक इलाके में पीछे हटने को लेकर चीन ने एक बार फिर से अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। चीन ने भारतीय सेना के फिंगर 2 से पीछे हटने की शर्त रख दी है। अभी चीनी सेना फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में डटी हुई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 4 के करीब है और फिंगर 8 तक का क्षेत्र भारत का है। भारत ने लद्दाख में एलएसी मुद्दे पर चीन को एक बार फिर से दो टूक कह दिया है कि जब तक चीन अपने सैनिकों को वापस नहीं लेता तब तक डी एस्केलेशन पर विचार नहीं करेगा। वहीं चीन ने एलएसी के पास भारतीय विमान और सड़क निर्माण पर अपनी आपत्ति जताई है, जिस पर भारत ने कहा है कि वो सालों से अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। लद्दाख से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। चीन के कोरला सैन्य ठिकानों पर DF-26-21 मिसाइलें तैनात की गई हैं। सैटेलाइट तस्वीर में मिसाइल ट्रांसपोर्टर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। साथ ही रीलोडर्स और क्रेन भी रखे गए हैं। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। कैलिफोर्निया से दागे गए मिसाइल ने प्रशांत महासागर में अपने टारगेट पर अचूक निशाना साधा। वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से छोड़े गए मिसाइल ने 6759 किलोमीटर की दूरी तय की और मार्शल आइलैंड पर टारगेट को बर्बाद कर दिया। चीन की नौसेना ने Z-10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ ताइवान सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास किया। सी क्रॉसिंग असॉल्ट ड्रिल में Z-10 ने अपनी ताकत दिखाई। ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया कि Z-10 के वर्टिकल लैंडिंग की काबिलियत की वजह से ये द्वीप और पहाड़ी इलाकों में बेहद कारगर साबित हो सकता है।
चीन की टेलीकॉम कंपनी पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, चीनी सर्विस प्रोवाइडर पर भरोसा नहीं कर सकते। पोम्पियो ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संचार सेवाओं के लिए चीनी टेलीकॉम कंपनी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी। पोम्पियो ने अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि वो चीन यात्रा के वक्त सावधानी बरतें। शहर शहर दहशत, कहीं आग में सब कुछ खाक तो कहीं सूना पड़ा इलाका। धमाके के बाद लेबनान में 14 दिन का आपातकाल लगा दिया गया है। धमाके के पीछे हिजबुल्लाह के हाथ होने का शक भी जाहिर किया गया है कुछ न्यूज एजेंसियों की तरफ से। दहली दुनिया से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के बाद 14 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अनाज गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट से 100 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी पोर्ट के पास धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने धमाके से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया। यहाँ मलबे में दबे एक शख्स को 16 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण धमाके पर अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने बड़ा दावा किया है। फॉक्स न्यूज ने कहा कि बेरूत हमले के पीछे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का हाथ है। कल लेबनान ने भी हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होने की आशंका जताई थी। बेरूत में चर्च के बाहर दुल्हन फोटो शूट करा रही थी। अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। इसके बाद हर तरफ धुआं ही धुआं और मलबा नजर आता है। वहां मौजूद लोग दुल्हन को चर्च में लिए जाते दिखते हैं। एक घर में मां अपने 3 बच्चों के साथ दिखती है। अचानक धमाके से खिड़कियां टूट जाती है। थोड़ी देर तक तो मां बेसुध एक बच्चे को सीने से लगाए रहती है, फिर वो सभी को लेकर कमरे की ओर भागती है। लेबनान के बेरूत में धमाका होने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के केस में कल आने वाले फैसले को टाल दिया गया। साल 2005 में कार आत्मघाती हमले में रफीक हरीरी की हत्या कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक ट्रिब्यूनल इस हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाने वाला था। इसमें सभी 4 आरोपी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के हैं। बेरूत से विस्फोट होने के बाद की ये तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका सूना पड़ा है। जहां ब्लास्ट हुआ वहां ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी कुछ था। कई किलोमीटर दूर तक की घरों की छत उजड़ गई है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं। जहां ब्लास्ट हुआ उस इलाके के कई किलोमीटर तक सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया के हाइसन में हुए धमाके में 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हाइसन चीन सीमा से सटा एक शहर है। एक चश्मदीद ने बताया कि हाइसन के ऊपर हमने तेज आवाज के साथ धुआं देखा। हमारे साथ कई और लोग भी पार्क में मौजूद थे, लेकिन विस्फोट क्यों हुआ इसका पता नहीं। यूएई के अजमान मार्केट में फलों और सब्जियों के बाजार में आग लगने से चारों ओर भगदड़ मच गई। अजमान के न्यू इंडस्ट्रियल इलाके में अचानक आग भड़की और देखते ही देखते पूरे इलाके को आगोश में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद सड़क को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था। इराक के नजफ शहर के फूड वेयरहाउस में कल आग लग गई। आग में 20 वेयरहाउस पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग के बाद धुएं का गुबार काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। काफी दूर तक आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान के कराची में कश्मीरियों के समर्थन में निकाली गई रैली में कल बहुत बड़ा धमाका हुआ। हमले में करीब 40 लोग घायल हो गए। रैली कराची के गुलशन ए इकबाल इलाके में जमात इस्लामी की ओर से बुलाई गई थी। पुलिस के मुताबिक रैली के पास से ही अज्ञात तत्वों ने एक मोटरसाइकिल में बम लगा दिया था। हमलावर मौके से फरार हैं। भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के शेख चिल्ली को मिर्ची लग गई है। वहां मंदिर निर्माण के जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस की हिंसक झड़प हुई। यूपी में कहां एक प्रेमी जोड़े को जिंदा जला दिया गया। दिल दहला देने वाली इस खबर के साथ ही देखते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ जाने पर चुप्पी साधने वाले इमरान के सिपहसालारों को अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर पीएम के पूजन किए जाने पर मिर्ची लगी है। उसके बड़बोले मंत्री शेख रशीद अहमद ने बौखलाहट में बयान दिया है कि भारत अब एक सेकुलर देश नहीं रह गया है, बल्कि ये रामनगर बन गया है। ये वही मंत्री जिन्होंने भारत को एक बार परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान सरकार नौकरी के लिए हिंदुओं का धर्मांतरण का दबाव बना रही है। जबरन इस्लाम अपनाने को मजबूर किया जा रहा है। इस साल जून में सिंध प्रांत के बदीन में बड़े पैमाने पर हिंदू परिवारों को नौकरी के लिए धर्मांतरण कराया गया। एक कार्यक्रम में करीब 100 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। 1998 में पाकिस्तानी सरकार ने धर्म के आधार पर लोगों की जनगणना की थी, जिसके मुताबिक वहां हिंदुओं की संख्या महज 1.6% रह गई है।
बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र में बुधवार को मदरसा के छात्रों और शिक्षकों सहित करीब 50 यात्रियों को लेकर जा रही नाव डूब गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 15 पुरुष और 2 बच्चियां शामिल हैं। नेत्रोकोना जिला के मादान में हुई ये घटना तब हुई जब मदरसा के लोग पर्यटन के लिए जा रहे थे। तेज बारिश और आंधी की वजह से गोविंद श्री के पास नाव डूब गई। लापता लोगों की तलाश जारी है। गुजरात के आणंद से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। घुसपैठियों को हार्डगुड और मोगरी गांव से एसओजी पुलिस ने पकड़ा है। पिछले 7 महीने से इनके यहां छिपे होने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने सभी 14 लोगों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि की है। महाकाल को आतंकवादियों का अड्डा बताने वाली पोस्ट डालने पर बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन को पुलिस ने धर दबोचा है। पिछले दिनों महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन ने महाकाल मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा लिखकर पोस्ट वायरल की थी, जिसके बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का जश्न मनाने को लेकर पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन और रोक के बावजूद लोग इकट्ठा हो गए थे। पश्चिमी मिदनापुर जिले के खादरपुर, उत्तरी 24 परगना के नारायणपुर और उत्तरी बंगाल के अलीपुर द्वार समेत कुछ जगहों से झड़प की खबरें मिली है। यूपी के बांदा में लड़की के घर वालों ने प्रेमी जोड़े को एक कमरे में जिंदा जलाकर मार दिया। इससे पहले दोनों की कुल्हाड़ी और डंडों से पिटाई की। मटौद थाना क्षेत्र के करछा गांव के इस मामले में लड़की के घर वालों समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 को देर रात गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी, बंगापानी और धाराचूला क्षेत्र में आई भीषण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर से गांव में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। आपदा प्रभावित 25 परिवारों को फिलहाल बरम राहत कैंप में रह रहे हैं। जारा, जिबली और मवानी दवानी में भी कई लोगों को रखा गया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक दिन पहले ही उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू के इस्तीफे को राष्ट्रपति कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। खबर है कि मुर्मू पीएम मोदी के काफी भरोसेमंद गुजरात कैडर के अफसरों में से रह चुके हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अहमदाबाद के कोरोना हॉस्पिटल में आग का तांडव। हर 15 सेकंड में एक आदमी की जान ले रहा है कोरोना। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में मिले कितने कोरोना केस? कोविड-19 से जुड़ी देश दुनिया की 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट में। अहमदाबाद के नवरंगपुर स्थित श्रेयस हॉस्पिटल में आग से अफरा तफरी मच गई। आग कोविड-19 के इलाज के लिए बनाए गए वार्ड में लगी। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से झुलस गया। अन्य 35 मरीजों को एसवीपी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद अस्पताल हादसे में मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सीएम विजय रूपाणी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग के संयुक्त मुख्य सचिव को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एक ताजा आंकड़े के मुताबिक हर 15 सेकंड में कोरोना ले रहा एक व्यक्ति की जान। दुनिया में मृतकों का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। पिछले 2 हफ्ते के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से हर 24 घंटे में औसतन 5,900 लोगों की जान जा रही है। वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.87 करोड़ को पार कर गया है। लैटिन अमेरिका के देशों में महामारी तेज गति से पांव पसार रही है। करीब 64 करोड़ की आबादी वाले लैटिन अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुएला, चिली और अर्जेंटीना समेत 33 देश इसमें शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना पॉजिटिव के 56,282 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 904 लोगों ने दम तोड़ा है। नए केस सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,64,537 तक पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव केस 5,95,501 हैं। वहीं कोरोना से देश में अब तक 40,699 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर है। यहाँ कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़कर 90% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए हैं और 890 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,40,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसमें से एक्टिव केस 10,072 हैं। दिल्ली में अब तक करीब 11 लाख कोविड-19 टेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कल 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना संक्रमण के करीब 4,68,000 केस हैं। राज्य में कल सबसे ज्यादा 2,386 नए केस मिले हैं। वहीं मुंबई में 1,125 नए केस मिले हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,86,000 से ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार के 8 मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कल कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री कमल रानी की रविवार को कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। राज्य में 1,04,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। कल कोरोना के 4,078 नए केस सामने आए हैं।
चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से हटाकर बंगले में शिफ्ट किया गया। हाल ही में लालू यादव के सेवादार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद रिम्स प्रशासन ने जेल प्रशासन को वहां से हटाने के लिए पत्र लिखा था। बिहार के दरभंगा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने डीएमसीएच की कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और हालात पर नाराजगी जताई। प्रधान सचिव ने अस्पताल प्रशासन को 2 से 3 दिन में सारी व्यवस्था ठीक करने का अल्टीमेटम दिया है। बिहार में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 64,000 से ज्यादा है। कल कोरोना के 2,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो न्यूज टॉप 9 में आपने देखी बिना ब्रेक के देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नई खबरों के साथ न्यूज टॉप 9 लेकर हम फिर लौटेंगे शाम 7 बजे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।